बीच में ना जैसे पंडित कराता है, आप ये डालो, आप ये सारी चीज़ें करो, तो पंडित ने कहा उससे दुल्हन से कि घी डालो, तो वो कुछ उसने रिएक्ट नहीं किया। फिर वो ना ऐसे सर अपनी मुंडी इधर से उधर, उधर से लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ऐसे घुमाने लगी एकदम से। हाँ, और फिर उसने कहा डालो घी डालो, पंडित ने कहा, उसने घी का पूरा डब्बा उड़ेल दिया उसमें। और पंडित के हाथ में भी घी लग गया, तो वो आग जो थी पंडित के हाथ में भी लग गई, तो जल्दी जल्दी उसे रोका गया, मतलब कपड़ा वपड़ा डाला गया। अब वो वैसे ही घूमे जा रही है, कुछ अजीब सी आवाज़ें निकाले जा रही है, और लोग नॉर्मल है, मतलब लोग कह रहे हैं ठीक है, ये क्या है वो है, और वर्तिका पागल हो रही है कि ये हो क्या रहा है ऐसे। आवाजें कैसे निकाल रही है? आवाज़ें मतलब अपनी वॉइस में नहीं है, जो एक भारी सी आवाज़ें होती है ना, ऐसे चिल्ला रही है वो करते हुए, मतलब मर्द की आवाज में हाँ, मतलब बहुत ही अजीब सी बेस सी वॉइस में चिल्ला रही है और अनाप शनाप बोले जा रही है कुछ कुछ। वो उसकी भाषा भी नहीं है, उसकी बोली भी नहीं है। और वर्तिका ये सब देख के डर गई है। अब वो देख रही है कि धीरे धीरे ना उसकी जो स्किन है वो ब्लू पड़ रही है, मतलब नीली पड़ रही है, पेल हो जा रही है, ठीक है। और अब उसका घूंघट जो है वो, मतलब लोग आके उसे थोड़ा सा संभालते हैं, पकड़ते हैं, उसकी माँ आती है उसके पास, बेटी के पास, और उसे दुल्हन को संभालती है कि वो, और वहीं पे उसका घूंघट जो होता है वो उठाती है, तो उसका चेहरा ना ऐसे डिस्टॉर्टेड सा होने लगता है, कि मतलब चेहरा इधर उधर अजीब सा हो गया है कि जॉ इधर हाँ इधर उधर हो रहा है। और बहुत, और माँ भी ऐसे डर नहीं रही है, वो नॉर्मली कर रही है ये सब। ये तो होता रहता है। हाँ, मतलब ठीक है कर रही है, हाँ कर रही है। वर्तिका की फटी पड़ी है कि यार ये क्या हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, ये सारी चीजें। अब वो कोशिश कर रही है कि मैं भी जाऊं अपनी फ्रेंड के पास कि क्या हो रहा है उसे, और उसे रोक देता है कोई घर का बुजुर्ग कि नहीं अब उसके पास मत जाओ, होने दो, जो हो रहा है होने जो दो। हो रहा है होने दो, अभी बड़ी पंडित आते होंगे वो कर देंगे ठीक, ठीक है। और वर्तिका कह रही है यार ये तुम सब पागल हो यार, ये क्या कर रहे हो मेरी दोस्त के साथ। वो जाके वहां पे उसने उसका हाथ पकड़ लिया कि पहले नाम लिया उसका कि तू ठीक है, तू ठीक है, तो वो थोड़ी सी शांत हुई। फिर अचानक से ना उसी ने वर्तिका का ही गला पकड़ लिया, पूरा तेरी है ना। तो अभी कुछ समझ ही नहीं आया वर्तिका को कि करे क्या, और मतलब गला पकड़ लिया, उसे छुड़ाया गया, बाकी जो वहां पे थे साइड किया गया, उसे एकदम से डिहाइड्रेशन हो गया बहुत ज्यादा, मतलब एकदम कमजोरी सी महसूस हुई वर्तिका को, और वो बेहोश पड़ गई। तो उसने कुछ बोला भी पकड़ने के बाद, जैसे पकड़ लिया मतलब पकड़ लिया ऐसे कि तेरी गला घोट हिम्मत रही थी, कैसे हुई, ऐसा कुछ? चिल्ला रही है बस, वैसे चिल्ला रही है अनाप शनाप अजीब भाषा में चिल्ला रही है। तो अब वर्तिका बेहोश हो गई है। अब वर्तिका जब उठी जब उसे होश आया, तब तक उसकी फ्रेंड की शादी हो चुकी थी, है ना। और उसे बताया गया कि एक सुरक्षा कवच था जो हट गया था वहां से, इसलिए एक प्रेत आके यहाँ पे इसके ऊपर चिपक गई। और ये बहुत आम बात है बेमनी गांव में। बेमनी गांव को एक श्राप मिला है, जहाँ पे कोई, वो कहते हैं प्रेत नाथ का शहर है, वो प्रेतों का शहर है, और वहाँ पे प्रेतों की ही चलती है। तो प्रेत कभी भी किसी के भी बॉडी में घुस जाते हैं वहाँ पे, और शादियों के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा होता है ये। और जब उन्होंने कहा कि ये सुरक्षा कवच जो भी इन्होंने बनाया था घर में वो कहीं से मिट गया था, इसलिए आ गई, वरना नहीं आती। और ये बहुत ही नॉर्मल बात है, इसलिए किसी के लिए कुछ नॉर्मली इसलिए रिएक्ट कर रहे थे, वो गांव नॉर्मली वाले। रिएक्ट कर रहे थे गांव वाले। तो फिर उसको वो भी पता है कि जब तू बेहोश थी तो क्या प्रक्रियाओं से ठीक हुई, मतलब उसकी नहीं, वो कह रहे थे कि बड़े पंडित आए, उन्होंने सुरक्षा कवच वापस बनाया, उससे कहा कि तू चली जा, मेरी बेटी की शादी है, मतलब इस टाइप से शादी है, आज शादी कर लेने दे, हम तेरे लिए कुछ कुछ कर देंगे, जो 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 चाहिए बता दे, अपनी मांगे। अच्छा, तो इस तरीके से ये सॉर्ट हुआ मैटर। लेकिन ये बहुत ही मतलब नॉर्मल बात है भाई तो बहुत ही अलग बात है यार, कि जैसे हम ही चले गए भाई सपोज उस गांव में, तो ऐसे लगेगा कौन से पागल हो गए गांव आ गए, पहले पहले तो यही लगेगा, फिर अंदर जाके पता लगेगा भाई ये चीज है, ऐसे लोग रिएक्ट ही नहीं करते इन चीजों पे, तो भाई फटेगी अलग लेवल पे। बहुत बहुत भाई बहुत, ये तो बहुत ही मतलब क्रेजी है। मैंने भी जब देखा सुना है इसके बारे में तो बहुत ही अजीब सा किस्सा है। आप मतलब वैसे जाना चाहोगे ऐसे गाँव में? जाना तो चाहूंगा यार, देखना तो चाहूंगा कि हो क्या रहा है, ये पागलपन क्या हो रहा है। भाई आपके अंदर ना आ जाए यार। पॉसिबल तो है सब,
भाई तो वहाँ पे आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि लोग कवच ववच पहन के रखते होंगे, ताबीज वाबीज, क्योंकि ऐसे तो किसी में भी घुस जाए और कुछ भी कर दे तो हाँ आई थिंक वो जैसे वो नमक डाल रहे थे या कुछ तो ये कर रहे घर थे की तो बाउंड्री पे आमतौर पे रखते हैं, फिर जब शादी होती है तभी आमतौर पे वो नमक मतलब मेनली ये आई थिंक शादियों के टाइम पे ज्यादा होता है, क्योंकि कहते हैं ना इंडिया में एक वो भी है कि कुंवारी चुड़ैल करके एक टर्म होता है। हाँ शादी वाले टाइम पे ज्यादा कहते हैं कि बाहर बाहर मत निकलो और ये मत करो वो मत। और वो भी बहुत होता है ना शादी के टाइम पे, जादू टोना भी बहुत, ब्लैक मैजिक और ये सब भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पर जैसे आप कह रहे हो कि वो प्रेतों का गांव है, तो उस पे कुछ ऐसा कुछ ये भी पता चला है कि वो वही गांव क्यों है प्रेतों का गांव, कि कुछ अलग से शराब पड़ा है कि कुछ, उस पे क्या हुआ क्या है बेसिकली, इसके पीछे का रीजन पता है? एग्जैक्टली तो ओरिजिन स्टोरी नहीं पता मुझे, लेकिन ये है कि उसी गांव को श्राप मिला है, वहाँ पे प्रेत नाथ रहते थे और वहीं पे ऐसा जैसे ना हमारे उसमें कहा गया है कि पहले ऊपर के टाइम पे पहाड़ों पर पिशाचों का वास था, लेकिन फिर धीरे धीरे ह्यूमंस जब उधर पहाड़ों पर आए तो पिशाचों और ह्यूमंस में लड़ाइयाँ होने लगी कि कौन रहेगा, मतलब चीज़ें डिसरप्ट करने लगे थे एक दूसरे की। फिर ऐसा अग्रीमेंट हुआ कि पिशाच इस एरिया में रहेंगे, ह्यूमंस इस एरिया में रहेंगे, तो आई थिंक ऐसा कोई बेमनी गांव शायद एक अलॉटेड वो था कि यहाँ पे पिशाच रहेंगे या यहाँ पे आत्माएं या प्रेत वास करेंगे, इस तरीके से। हम वैसे तीनों एक साथ चल सकते हैं इस गांव में, हिम्मत जुटा रिस्क तो के? है भाई देख इन एनर्जी जहाँ पता होते सोते भी आप जा रहे हो और फिर कुछ हो जाए उसके जिम्मेदार फिर आप ही हो। हम जाएंगे तो मस्ती तो होएगी, तो वो उल्टी पड़ सकती। वहाँ बकचोदी होगी और हंसेंगे, हाँ शक्लें देखकर, वो है गलत, हाँ वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। ये हम ज्ञान देते हैं अपनी ऑडियंस को, करेंगे हम खुद। हाँ सही बात है। तो मस्ती मजाक में ही चीजें गलत होती है भाई मोस्टली। जो लोग, अब तुम्हें किसी ने बता दिया तुम मान भी रहे हो पर फिर भी जाके देखना ही है, फिर वो अच्छे से ही दिखा और देंगे। भाई ये बात भी है कि एक बार को सिंगल गए फिर भी बंदा सीरियस होकर जाएगा, जब अपने बेस्ट फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ जाएगा ना तो वहाँ जाके हरकतें करेगा, बेशक वो भूत की जगह हो, पिशाच हो, वहाँ कुछ भी हो, हंसी आएगी शक्लें देखकर। सिंगल भी ना जाए जावे भाई। एक बार को अगर सोचा जाए तो, अगर जैसे तू क्वेश्चन कह रहा है, तीनों तो नहीं जाएंगे भाई। सोच तू वहां जाके लेकिन मेरे ख्याल से अगर तुम तीनों वहाँ जाओगे भी, या मैं भी फॉर दैट मैटर वहाँ जाता हूँ, और अगर पहली चीज मुझे ऐसी दिखती है कि कोई अपना सर पेड़ पे मार रहा है पागलों की तरह, भाई मैं ही, जैसे मेरे साथ ये तीनों गए या आप भी गए और हम में से कोई दीवार पे सर मारा तो हंसी आएगी पहली बात। तो क्या हो गया तुझे? अबे बोल रहे हैं हम अभी, जब लेकिन दिखेगा ना जब कोई आदमी कैड़ा ही सर मार रहा, खून निकले जा रहा है, तो हंसी नहीं आएगी, पीछे से कुछ और बेशक निकल सकता है। वो ही निकलेगा वो ही। भाई मूड नहीं खराब करते, हॉरर का मूड। हाँ भाई हम तो कॉमेडी करने लग गए। चलो नहीं वो ऐसा वो भी होता है ना डिफेंस मैकेनिज्म, और ज्यादा डर लगे तो कॉमेडी करके थोड़ा सा वो कर लो। तो ये कहानी थी ऐसी ना, बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है राजस्थान की। अब राजस्थान तो सबको पता है कि वो तो स्टेट है, हम तो यहाँ गांव की बात कर रहे हैं, वो स्टेट है प्रेतों का। तो ऐसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का एक कैंपेन हो रहा था राजस्थान में, एक छोटे से गांव साइड में। तो उनकी जो पीआर टीम में थे ना, एक सीनियर ऑफिसर थे वो भी, जो उनका पूरा कैंपेन और वो सब संभाल रहे थे। तो अचानक से ना कैंपेन वाले दिन, जिस दिन उनकी नेता की स्पीच थी, उस दिन कुछ सिक्योरिटी अलर्ट आया कि यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू हो रहा है, तो आप जल्दी जल्दी निकलिए। तो यहाँ पे पीआर वाले पर्सन जो था वो थोड़ा अलग हो गया, जब वापस सब भाग रहे थे, रास्ते से जा रहे थे इधर उधर, तो उन्होंने कहा था नॉर्मल रूट नहीं लेना है आपको, आप ड्राइवर्स के साथ अलग अलग रूट लीजिए। और उस रूट को लेते लेते एक सैंडस्टॉर्म आ गया बीच में, तो वो भटक गए। अब रेत का स्टॉर्म आ रहा है, धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हैं वो, और मतलब अब ऐसा हो गया कि 3-4 घंटे बीत गए, वो निकल ही नहीं पा रहे हैं वहाँ से, रेगिस्तान में फंस गए हैं कहीं। तो अचानक से ना उस रेत में उसे कोई राजस्थानी अटायर में, राजस्थानी कपड़ों में एक आदमी दिखता है, और उसके गाड़ी के जस्ट सामने आ जाता है वो, रेत में दिख रहा है उसे। वो एकदम से गाड़ी रोकता है, लेकिन वहाँ कोई होता नहीं है। वो बाहर मतलब ऐसे देख रहा होता है, इधर उधर से देखा उसने, है नहीं कोई। अब धीरे से एकदम से ना जैसे वो देखता है इस चीज़ को, गाड़ी रुकी, तो स्टॉर्म बंद हो जाता है। वहाँ पे स्टॉर्म क्लियर हो गया है, कोई आसपास कोई नहीं दिख रहा है। और उन्होंने कहा बहुत बढ़िया बात है ये तो। अब लेकिन वो जैसे ही ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है, उसकी गाड़ी ना चल के दे, गाड़ी रुक गई है, गाड़ी नहीं चल रही है। तो यहाँ पे जो
ऑफिसर बैठे थे पीआर वाले, उन्होंने कहा तू गाड़ी का देख, मैं देख के आता हूँ आसपास कुछ, अगर कुछ मिलता है मुझे तो कुछ खाने पीने का देख लेते हैं, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है हमने। तो वो जाते हैं तो वहाँ पे वो देख रहे हैं कि एक छोटी सी हट दिख रही है उन्हें। तो उस हट के पास चले गए वो, थोड़ा मतलब 1-1.5 किलोमीटर चलते चलते। तो वहाँ पे फिर वो गए और वहाँ पे उनको 2 लोग मिले, हस्बैंड वाइफ राजस्थानी। तो वो कहते हैं हाँ आ जाइए सर, वो पानी वानी पीजिए, खाना वाना आपके लिए बना देते हैं, खाना वाना कुछ खा लीजिए, ऐसे मत जाइए, खाना खा के जाइए, मतलब थोड़ा बहुत वो सब बात करने लगता है। इतने ड्राइवर कहता है, मतलब ड्राइवर की गाड़ी ठीक हो जाती है, ड्राइवर उन्हें भी ढूंढते ढूंढते उस हट तक पहुंचता है। अब जब वो हट पे पहुंचा उसमें, तो उसे ना हट जो दिख रही है वो दिख रहा है कि जला हुआ कुछ है, मतलब जला हुआ खंडर सा है, ये जली हुई प्रॉपर्टी सी है या जली हुई एक छोटा सा घर है, काला काला पड़ा है पूरा। वो कह रहा है यहाँ कहाँ से आ गए सर? तो वो अंदर घुसता है, देखा है वो बैठे हुए हैं और उनके साथ जो हस्बैंड वाइफ बैठे हैं वो पूरे काले पड़े हुए हैं। मतलब पूरे काले से पड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि मतलब सड़ गई है उनकी स्किन वगैरह। और वो हैं, वो बात कर रहे हैं और वो ना देख रहे हैं घूर के, और ये ड्राइवर है लोकल। और इसके दिमाग में कुछ कुछ चीज़ें चलने लग जाती हैं कि ये तो कुछ छलावा है, ये झूठ है, ये कुछ और हो रहा है। तो वो बैठ जाता है क्योंकि सीनियर ऑफिसर हैं। अब सीनियर ऑफिसर खा रहे हैं, उनके सामने बोल नहीं सकता, उसे लग रहा है कि जो सामने मैं देख रहा हूँ वो भूत हैं या आत्माएं हैं, तो मैं क्या करूँ। तो वो बैठ जाता है और वो कपकपा रहा है। तो ऑफिसर कहता है क्या हो गया तुझे, पानी तो पी। तो वो कहता है नहीं साहब मुझे नहीं पीना पानी, आप जल्दी चलिए यहाँ से, चलते हैं, गाड़ी ठीक हो गई है, चलते हैं। वो कह रहा है अरे खाना तो खाने दे मुझे। कहते सर आप चलिए प्लीज़ यहाँ से, बड़ी अजीब सी बात कर रहा है यार तू, अच्छा चलते हैं, जल्दी से चलते हैं। तो वो जल्दी जो भी ख़त्म करता है उनको पैसे पकड़ाता है बाकायदा, उन दोनों वो खाना खाता है, खा लेता है पूरा खाना, उनको पैसे पकड़ाता है और मतलब बाय बाय करके जाते हैं। और ड्राइवर ना वो बार बार पूछ रहा है ड्राइवर से क्या हो गया तुझे, क्या हो गया, ऐसे क्यों घबराया हुआ है, क्यों तेरे पसीने छूटे हुए हैं। और वापस जा रहे हैं, वो वॉक कर रहे हैं गाड़ी की तरफ। ड्राइवर कुछ बोल नहीं रहा है, ड्राइवर कह रहा है कि अरे यार मैं सर आप बस अभी चलिए यहाँ से, अभी निकलते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। तो वो वहाँ पे गाड़ी में गए हैं, बैठा है ड्राइवर, और उसको इतनी तेज बुखार ड्राइवर को, अच्छा उसने तो कुछ खाया भी नहीं था, उसने कुछ खाया पिया नहीं, ड्राइवर को इतनी तेज बुखार कि उससे कुछ हो भी ना पाए, वो बोल भी नहीं पा रहा था। तो पीआर ऑफिसर ने उसने कहा कि भाई तू साइड में बैठ, मैं चलाता हूँ गाड़ी, मुझे बस रास्ता थोड़ा बताता जा। अब वो क्या पूछे उससे कि क्या हुआ है तुझे और क्या है, बस निकलना है वहाँ से। वहाँ से करीब आधा 1 घंटे ड्राइव किया उन्होंने, तो एक गाँव की लोकेशन पर पहुँचे। जब लोकेशन पर पहुँचे, इसको दिखाया गया, इसको बताया गया कि ये सब है, उसे बुखार हो गया, घबराहट और ये सारी चीज़ों की वजह से हुआ है उसे बुखार। और उसने अपने पीआर ऑफिसर ने जब तक ये इसको ठीक हो रहा था ट्रीटमेंट, तब सरपंच या इन सबको बताया किस्सा कि ऐसे मैं गांव में था, यहाँ पे अभी आधा घंटे पहले एक छोटी सी हट थी, वहाँ पे मैं खाना वाना खाया, बड़े अच्छे लोग हैं वो, बट समझ में नहीं आया अलग क्यों रह रहे हैं। तो उसने बताया सरपंच ने कि कुछ साल पहले एक हमारे गांव के एक लड़का लड़की ने इंटरकास्ट शादी करी थी। अच्छा। और उन्होंने जाके अपना घर दूर बना लिया था, और ये बर्दाश्त नहीं था हमारी खाप को, तो उनके समेत पूरा घर जला दिया गया था। ओहो। और ये कितनी पुरानी बात है? ये होगी, मतलब जब ये किस्सा हुआ तो ये किस्सा 2013 का है, और ये होगा उससे 4-5 साल पहले की बात है। वो कहते हैं उस एरिया में उन दोनों की आत्माएं भटकती हैं, और लोकल लोगों को अक्सर ऐसा फील होता है, प्रेजेंस फील होता है उनका, और जाता नहीं है कोई उधर की साइड। अच्छा, तो मतलब वो ड्राइवर लोकल था शायद, इसलिए उसे दिख गया, वरना वो दोनों तो मतलब ऐसा रहा होगा कि अच्छे ही होंगे अपने जीवन काल में। सही बात But- है, मतलब उनके साथ ही उनके साथ गलत हुआ है मतलब वैसे तो। पीआर ऑफिसर को कुछ वैसा नहीं दिखा, ना जले हुए दिख रहे, ना घर वैसा दिख रहा, और लोकल लोगों को वैसा दिख रहा। और ये कैसा छलावा क्रिएट हुआ भाई? ये कैसा छलावा क्रिएट हुआ। और बता
ऐसे कितनी मतलब ऐसे जला दिया, उनका पूरा घर जला हुआ है, वो दोनों जले हुए हैं और वो लोकल वाले को दिख रहे हैं, उनको दिख ही नहीं रहे। भाई साहब। और वैसे बुखार के अलावा और कोई वैसे उसकी कुछ और नहीं हुआ था उसके साथ? वो थोड़ा बहुत एक ट्रीटमेंट करते हैं, छिड़काव विड़काव कर देते हैं, वही नज़र उतार ली, ये सब कर लिया तो। अच्छा भाई लेकिन तो ये स्टोरी उस जो पीआर ऑफिसर है उसने खुद कहीं पे पब्लिक में बता रखी है या फिर क्या ये पब्लिक में नहीं बताई है वो, मैं उन्हें जानता हूँ पर्सनली। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताई थी ये कहानी। मैंने उन्हें बताया था मैं हॉरर स्टोरीज बनाता हूँ और ये सब है, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक मेरे साथ किस्सा हुआ था राजस्थान में। अरे बाप रे भाई साहब यार, ले पर ये कितनी स्ट्रेंज बात है यार, ऐसा किसी कभी हमारे साथ हो जाए हमें तो पता ही ना चले नॉर्मल आंखों से सही बात है, कि भाई क्या सच है क्या झूठ है। बिल्कुल। ये सोचेंगे बाहर उतरे गाड़ी से और सर वो हो गया। यही पर हमें तो दिखेगा ही नहीं ना जिस हिसाब से कि जैसे बट लोगों भाई को ही वैसे दिख रहा कहते हैं कि जो स्पिरिट्स होती है वो आपको आप पे तब तक हावी नहीं होती जब तक आप उन्हें परमिशन ना दो, जैसे कुछ खा ना लो या कुछ उनको डिस्टर्ब ना कर दो या एक्सेस ना दे दो या कुछ बोल ना दो, है ना, बिल्कुल। तब तक आप सेफ हो। तो कहीं बाहर बाहर का खाओ पियो मत, ये आप प्रिकॉशन ले सकते। हाँ मतलब लेकिन कितना ही अवॉइड करोगे अगर तुमने दिन भर कुछ खाया नहीं है, कोई अच्छा तुम्हें गांव वाला मिला, अगर तुम ना खाओ तो और तुम्हें लगेगा कि अरे ये ऑफेंस ना ले ले। हाँ पर इस केस में तो उसने खा ही लिया था, तो लिया भाई और पर हुआ चलो नहीं तो ये फिर बड़ी अच्छा बात हुआ है। कि उनका अच्छी स्पिरिट से पाला पड़ा। हाँ अक्सर वैसे ऐसे होता है ना, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है जब तुम ऐसे स्पिरिट के आसपास रहते हो। ठंडक हो जाती है आसपास, मतलब वो अलग एक ऐसा लगता है तुम कहीं और आ गए, किसी और जगह एकदम तुमने कदम रख दिया, ऐसा सा हो जाता है। भाई ऐसी जगह तो जाओ ही मत जो अकेला घर दिख रहा है या कुछ दिख रहा है कि आसपास कोई गांव टाइप नहीं है या घर नहीं है प्रॉपर कि 5-6 घर 10-20 घर एक साथ हैं, उधर जाओ ही मत भाई। अगर नहीं दिख रहे घर इतने हैं, एक ही सिंगल दिख रहा है तो मतलब कुछ छलावा है उधर। ये तो है यार, अकेली जगह नहीं जाना चाहिए बिल्कुल। एक ऐसा कुछ आपको लगे कि हाँ क्या है, कुछ फिशी लग रहा है तो मत लग जाओ। रहा है तो बिल्कुल मत जाओ। मैं उस समय ऑल इंडिया राइड पे था और उसी दौरान मैं पहुंचा था कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी से मतलब मैं ना ये 19,000 किलोमीटर की राइड कर रहा था एक टेंपल के फंड रेजिंग के लिए। तो उस दौरान मैं जब कन्याकुमारी पहुंचा तो अगले दिन मेरे को रामेश्वरम निकलना था। मैं रात के 8 बजे मतलब 7:30 के आसपास बीच पे गया, कन्याकुमारी का जो मेन बीच है वहाँ पे ना जनवरी का टाइम था, अराउंड 13th-14th डेट। उस टाइम पर अपना वो फेस्टिवल होता है ना, एक पोंगल टाइप को सेलिब्रेट करते हैं और मकर संक्रांति। वहाँ पर वो ना बहुत अच्छे से 3-4 दिन का फेस्टिवल होता है। तो मैं बीच पे खड़े को देख रहा था, बहुत क्राउड है भाई, लोग यहाँ पे पूरा मस्ती कर रहे हैं। अच्छा, मैं उस टाइम पे वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा था, मेरे को कंटेंट भी बनाना होता था। अब मेरा ज़्यादा कंटेंट हुआ नहीं था कन्याकुमारी से और मेरे को नेक्स्ट डे निकलना था। मैंने फिर सर्च किया कि आसपास घूमने की कौन सी जगह है, तो ना उसमें एक फ़ोर्ट का नाम आया, वटाकोटाई फोर्ट। ये एक ऐसा फोर्ट है जिसको कि ट्रैवनकोर एम्पायर ने बनवाया था। समंदर के किनारे फोर्ट बना हुआ है ताकि कुछ अगर समंदर से अटैक होता है तो उसको डिफेंड कर सके। मैंने सोचा कि भाई यहाँ से बीच से 4-5 किलोमीटर है, चलते हैं। अब मेरे को लगा कि यार बीच पे इतने टूरिस्ट हैं, सब लोग घूम रहे हैं, फोर्ट पे भी होंगे टूरिस्ट उस समय, है ना। मैंने और कुछ नहीं सोचा, मैं भाई निकल गया गूगल मैप लगा के फोर्ट की तरफ। 2 किलोमीटर चलने के बाद मेन रास्ता कट जाता है, अंदर जाता है गाँव की तरफ। मैंने भाई बुलेट घुसा दी गाँव की ओर, चलता गया। गांव एकदम सन्नाटा, एक इंसान नहीं, कोई नहीं दिख रहा मेरे को। मैं चलता गया, फोर्ट अभी भी मेरे को दिखा रहा था 1 किलोमीटर है। रास्ते में मेरे को एक अंकल मिले, वो ना रोड के साइड पे एक नारियल का पेड़ जो होता है उस पर चढ़ के कुछ तोड़ रहे थे, नारियल वगैरह। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की कि भाई यहाँ से फोर्ट कितनी दूर है, मतलब टूरिस्ट तो मिल जाएगा ना, क्योंकि अभी तक मेरे को कोई दिख नहीं रहा इधर। तो उन्होंने अपना कुछ तमिल लैंग्वेज में कुछ बोला, मेरे को समझ नहीं आया। मेरे को ये भी डर लग रहा था कि उस दोनों साइड पे ना जंगल टाइप का था कि भाई कोई जानवर निकल के मत आ जाए सामने। मैं भाई पहुंचा फाइनली उस फोर्ट पे। दूर से मेरे को फोर्ट दिख रहा है। फोर्ट से करीब 200 मीटर पहले मेरे को दिखता है कि उसके सामने ना रोड ब्लॉक किया हुआ है एक लकड़ी डाल के, समझ रहे हो। मतलब उसका क्लियर इंडिकेशन था कि इसको क्रॉस करके नहीं जाना है। मैंने बुलेट को साइड से लिया, रोड छोड़ के साइड से लिया और चला गया फोर्ट की तरफ। उतरा तो भाई वहाँ पे पूरा बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ टच मत करना।
ठीक है, वहाँ मतलब वार्निंग बोर्ड्स लगे हुए थे और वहीं पे साइड में एक माता रानी का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ के प्रोटेक्टर देवी है जो प्रोटेक्ट करते उस एरिया को। भाई जानवरों की आवाज़ आ रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, बिल्ली थी वहाँ पे और एक कुत्ता था और मैं सिर्फ, और कोई नहीं, घनघोर अंधेरा, ठीक है। उस टाइम पर मेरे वीडियो में भी है, मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं फोर्ट देख रहा हूँ, अपना ब्लॉग कर रहा हूँ, मेरे पीछे से दौड़ के गया कोई, अच्छा, एनर्जी महसूस हो रही है एनर्जी आपको अपने महसूस हुई, कोई आसपास। दौड़ के गया। ये मेरे वीडियो में है, रिकॉर्डेड है। मैंने सोचा कि यार अब यहाँ पे इस समय मतलब ठहर रहा हूँ, मुझे सही नहीं लग रहा, चलते हैं। मैंने बुलेट उठाई, वापस होटल की ओर आने लगा। जब थोड़ा सा और आगे गया तो मेरे को रोड के साइड में दिखता है कि एक बोर्ड लगा है बीच रोड लिख के, बीच रोड लिखा हुआ और एरो बने हुए, मतलब उधर कोई बीच से साइड में वहाँ पे जाने का रास्ता था। मैंने सोचा कि यार मतलब मैं पूरा राइड करके कोस्टल से आ रहा था, मेरे को लगा कि यार 8-9-10 बजे तक तो लोग बीच पे बैठे होते हैं, यहाँ पे भी वैसा ही सीन होगा, चलो बीच पे चलते, कुछ टाइम स्पेंड करते, फिर वापस आ जाएंगे। भाई मैंने मेन वो गांव वाला रोड छोड़ के अंदर घुसा दी गाड़ी, ठीक है, चलता गया 200 मीटर जाने के बाद एक टर्न था, उस टर्न से होकर मुझे बीच के साइड जाना था। मैं जाके उस टर्न पे रुक गया। मेरे को क्या सामने दिखता है कि भाई नीले कलर के टॉम्स बने हुए हैं, वो शमशान घाट था पूरा। जो एक लड़का, एक बच्चा नहीं, एक आदमी नहीं, औरत, कुछ नहीं भाई, मैं अकेले सुनसान बैठा हुआ, सुनसान में एकदम। एक बार तो मेरा मन कर रहा था कि मैं जाऊं उधर बीच की तरफ घूम के आऊं, फिर पता नहीं कुछ आया अंदर से कि यार मत जा, सही नहीं है। अभी मैं ये सोच ही रहा हूँ कि यार जाऊँ कि ना जाऊँ, तब तक मेरे हेलमेट का वाइजर खोला हुआ था, दोनों साइड से ना एकदम ठंडी लहर का ऐसे झोंका नहीं होता, आवाज़ सीटी मारते हो, वो निकला। अब वो निकला तो फिर मैंने सोचा कि यार ये साइन है, वापस लौट जाना चाहिए। एडवेंचर चुतियापे में फ़र्क है भाई, तो फ़र्क मेंटेन करना चाहिए। मैंने प्लान ड्रॉप करके वापस आ गया अपने होटल। पर ऐसी जगहों पे ये भी होता है, वहम भी हो जाता है ना कभी कभार कि दिमाग उस तरीके से चलता, हो सकता है वो यार वो आपके हवा मैंने फील किया अपनी स्किन पे यार। उसके बाद आप बीमार पड़े? मतलब उतना कुछ खास तो नहीं लगा उस रात, मेरे बॉडी में थकावट रही बहुत ज़्यादा, बॉडी पेन होता है ना बहुत ज़्यादा। तो भाई मैं भगवान को थोड़ा मानता हूँ, महाकाल को, तो मेरे को लगता है कि सारे उनके ही गण हैं, तो अपने वालों को नहीं परेशान करते। सही बात है, तो बचा ही लिया फिर आपको एक तरीके से। अगर मुझे लगता है अगर मैं क्रॉस करके उधर चला जाता बीच की तरफ तो शायद कुछ हो सकता था। भाई आपके पास लोग जैसे स्टोरी तो भेजते ही हैं, कोई फोटो या विद प्रूफ भी चीज़ें भेजते हैं जो आप देख के शॉक हो गए हो, कुछ आया है ऐसा? भाई बिल्कुल, मतलब बहुत बार मेरे पास प्रूफ आती है स्टोरीज़ की जो उन्होंने कैप्चर किया है। एक रिसेंटली आई थी जो अपने चैनल पे मैंने मेंबर्स ओनली के लिए रखा हुआ है, और एक बहुत ही डिस्टर्बिंग स्टोरी है पूरी से। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टोरी, ये ना बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया कि मेरे स्टेट की है, मेरे स्टेट की है। अब एग्जैक्ट किस स्टेट की है ये तो मैं नहीं बता सकता, पर मुझे जिसने स्टोरी भेजी है उसने बोला कि ये पूरी में जो लाइट हाउस है, ओल्ड लाइट हाउस, उसके नीचे की कहानी है। अच्छा, तो होता क्या है कि 4-5 लड़के थे वहाँ के, वो लोग जाते हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने, स्कूल के ही बच्चे थे। तो रात को 12 बजे ये लोग पहुँचे अपने दोस्त को लेके कि भाई इसका हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। फिर इनको नहीं पता था कि इनका हैप्पी बर्थडे असली में होने वाला है। अच्छा भाई ये लोग अपना लकड़ी का टेबल लगाते हैं वहाँ पे, केक वेक रख दिया काटने के लिए, और इसके बाद जब वो लड़का केक काटने गया वहाँ पे, तो एक जो उसका फ्रेंड था ये ना फ़ोटोज़ खींच रहा था, वीडियोस बना रहा था। भाई साहब उसको अपने फ्रेम में एक दिखता है कि जो बर्थडे बॉय है उसके जस्ट बाजू में एक फीमेल घोस्ट की वो खड़ी है, स्पिरिट खड़ी है, उसका प्रॉपर इमेज कैप्चर हुआ है, आप देख सकते हैं, आपके साथ मैं शेयर कर दूँगा। तब ना केक काटने से जस्ट पहले वो चिल्लाने लगा ज़ोर ज़ोर से। मैंने पूछा क्या हो, तो उसने बोला कि भाई मेरे को मार रहा है कोई पीछे। कुछ टाइम के बाद ज़मीन पर लेट जाता और ऐसे पकड़ के बैठ गया अपना पीठ कि कोई मेरे को मारे जा रहा है लगातार। ये लोग अपना उस दोस्त को उठा के सीधा हॉस्पिटल पहुँचे, और हॉस्पिटल और उस पूरे प्रोसेस की वीडियो बनाई। उसी वीडियो में इस स्पिरिट के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है, पूरे 30-35 सेकेंड की ये पूरी क्लिप है, अभी आप सुन सकते हैं इसमें वीडियो में। अच्छा जब इसे लेके ये लोग हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल पे डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया और उसका पीठ उठा के देखा तो भाई उसके पूरे पीठ पे ऐसे मारने के निशान थे, बहुत बुरी तरीके से, पूरा पीठ एकदम लाल काला ऐसे पड़ा हुआ था। उसके भी फ़ोटो इन्होंने खींच के भेजी है मुझे, तो आप वो भी देख सकते हैं। और फिर होता क्या कि अगले दिन वो जो बर्थडे बॉय था जिसको मारा था स्पिरिट ने, उसकी डेथ हो जाती है हॉस्पिटल में। तो यार ये मेरे मतलब अभी तक जितने प्रूफ मुझे भेजे गए सबसे भयानक था ये। बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि महाराष्ट्र के, बिहार के, अब पता नहीं किस स्टेट की है, पर
ये स्टोरी थी। अच्छा भाई, आप बता रहे थे आप एक स्पाई के यहाँ भी रुके थे यार, वो क्या स्टोरी है? तो यार मैंने ऐसे बताया कि मैं राइड करता हूँ बहुत, बुलेट लेके घुस जाता हूँ कहीं पे भी। तो लद्दाख में एक जगह है हानले। हानले के बारे में आपने सुना होगा, गए हो आप हानले? नहीं भाई। भाई लद्दाख की सबसे वो खूबसूरत जगह है। अब जो लेह से हानले तक जाओगे ना, वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, सबसे सीनिक रूट। मैं भाई हानले पहुंचा। हानले पहुंचने के बाद मुझे जाना था उमलिंगला। उमलिंगला वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है 19,000 फीट पे, ठीक है। तो होता क्या है कि उस जगह पर अच्छा, हानले से उमलिंगला की दूरी 105 किलोमीटर है, तो मेरे को 200 किलोमीटर लगभग अप डाउन करना था एक दिन में। तो उसके लिए क्या करते हैं राइडर्स, जो अपना पेट्रोल लेके जाते हैं साथ में, स्पेयर पेट्रोल लेके। मैंने भी अपने बाइक में पीछे रखा हुआ था जेरी कैन पेट्रोल का। पर दिक्कत ये हो गई थी कि मैंने उस जेरी कैन को ना बाइक के पीछे बांध के नहीं रखा था, मैंने सिंपली उसमें डाल दिया था पीछे, जो लद्दाख करियर होता है। भाई लेके मैं पहुंच गया ऊपर, उमलिंगला पहुंचा, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज़ बता दूं, जो ये उमलिंगला टॉप है, ये माउंट एवरेस्ट का जो बेस कैंप है उससे भी ऊपर है। अच्छा। इतनी हाइट है उसकी, इमेजिन करो। मैं भाई पहुंचा ऊपर उमलिंगला, वहाँ मैं जाके अपना मस्त सेलिब्रेट कर रहा हूँ। उसके पास में एक कैफ़े था, BRO कैफ़े, मतलब बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का कैफ़े था। वहाँ पे जाके हाथ मेरे पूरे फ्रीज़ हो रहे थे, हमें स्नोफॉल स्टार्ट भयानक वाले में जाके एक बड़ा तसला लेके पकड़ के बैठ गया था, गर्म तसले पानी का। वहाँ बैठा तो अंदर ही था मैं कैफ़े के अंदर। थोड़ी देर के बाद जब बाहर निकला तब मैंने देखा कि भाई जो मेरे दोनों जेरी कैंस थे वो गायब है। अब मैंने सोचा था कि यार मैं ऊपर जाके ही पेट्रोल डालूंगा, मेरे पास पेट्रोल भी नहीं, जेरी कैंस गायब। अच्छा, वहाँ से उमलिंगला से मुझे 19-20 किलोमीटर और आगे जाके मैंने सोच रखा था कि एक डेमचौक करके गांव आता है। तो डेमचौक जो गांव है वो एक्चुअली उस टाइम पे 2-3 साल पहले की बात है, आधा चाइना में आधा इंडिया में, और चाइना इंडिया वाले पोर्शन पे भी क्लेम करता है अपना। अच्छा। कि ये हम मेरा ही है, इंडिया ने इसको इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो मैंने सोचा था कि भाई मैं जाऊंगा डेमचौक, और मैंने एक ब्लॉग में पहले देख रखा था कि वहाँ पर जो चाइनीज़ साइड है, बीच में ना कोयुल नदी बहती है, नदी के साइड में चाइनीज़ का पूरा वो कैंप है। वहाँ पर उन्होंने बहुत हाईटेक कैमरा लगा रखे हैं भाई, इतनी तगड़ी सर्विलांस होती है कि आप अपने साइड पे खड़े हो तो आपके शर्ट का बटन देख सकते हैं कितने बटन हैं इस शर्ट में। तो मेरा प्लान ये था, मैंने एक ब्लॉग में देखा था, मेरा प्लान ये था कि मैं उनको जाके झंडा दिखा के आऊँगा सालों को। देखो अब उमलिंगला टॉप पर भाई मेरे पास पेट्रोल नहीं, वहाँ पर सारे राइडर्स, मुझे लगता है 3-4 लीटर ही पेट्रोल बचा होगा टंकी में। मुझे वापस भी जाना था हानले, 100-150 किलोमीटर अभी राइड करके। अब सारे वहाँ पे जो बाकी राइडर्स थे, मैं तो सोलो गया था, जो बाकी ग्रुप था वो बोले भाई चलो हमारे साथ, हम रास्ते में तुम्हारी हेल्प कर देंगे, ठीक है, हम मेरे से पेट्रोल हमारे से लेके चलना। मैंने बोला भाई नहीं, मैं तो जाऊँगा डेमचौक और जो होगा देखा जाएगा, मैं ये काम करके आना मेरे को। मैं भाई निकला, डेमचौक गया वहाँ पे जाके फिर सामने था उनका कैमरा, मुझे पता था कि इस जगह पे देखते हैं ये लोग। वहाँ पे आर्मी वाले थे, उन्होंने बोला कि यहाँ पर पूरा सर्विलांस होता है। मैंने उठा के झंडा लहराया, पूरी वीडियो उसकी, ठीक है, उनको दिखाया प्रॉपर। फिर जो पीछे मेजर साहब थे खड़े थे, वो बोलते हैं कि भाई तूने ये कर तो दिया, पर नेक्स्ट जो फ्लैग मीट होगी उसमें इस इशू को रेज़ करेंगे ये लोग। मैं बोला सर आप वो सब हैंडल करना खुद, अब मेरे को अपना पेट्रोल सॉर्ट आउट करना है। मैं वहाँ से भाई आया उमलिंगला टॉप पे वापस, जैसे उमलिंगला टॉप, डेमचौक नीचे, मैं वापस आया झंडा दिखा के। अब मेरे को यहाँ से हानले जाना है 110 किलोमीटर। अब उस टाइम पर पेट्रोल नहीं, अब मैं जाऊँ भाई रास्ते में फंस जाऊँ, वहाँ पर बहुत ऐसे कम लोग जाते हैं। मैंने वहाँ पे पता किया तो किसी ने बताया कि यहाँ से 20-25 किलोमीटर आगे जाके एक कोयुल करके गांव पड़ता है, वहाँ गांव पे आज रात रुक जाओ, वहीं पर आपको पेट्रोल का इंतज़ाम हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है भाई। मैं उमलिंगला से सीधा पहुँचा कोयुल। वहाँ पर जब मैं गया तो पता चला कि सिर्फ एक ही होम स्टे है उधर, और उसको बोलते हैं कोयुल टोंग्सपॉल। जो टोंग्सपॉल होता है वो उस गांव के जैसे पंचायत होता है ना, जैसे हेड जो होता है सरपंच होता है, सरपंच के घर जो होता है सरपंच का, तो उसको टोंग्सपॉल बोलते हैं, टोंग्सपॉल हाउस। वहाँ पर पहुँचा और मतलब अंकल आंटी थे, बूढ़े हो चुके थे, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बोला ठीक है रह जाओ आज रात। वहीं पर मुझे पेट्रोल भी मिल गया। जब मैं वहाँ पर पहुँचा ना भाई, तो मेरे पहुँचने के 1 घंटे के बाद ही, एक तो मेरे फ़ोन में चाइना का वो पकड़ने लगा, टाइम जोन पकड़ने लगा। 1 घंटे के बाद ही भाई एक IB का ऑफिसर आता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का। उसने मेरा पूरा चेक किया, बैग वैग खोल के सब कुछ एकदम, क्या है, कहाँ से आ रहे हो, पूरी डिटेल ली। फिर उसके बाद मैं रहने लगा, मुझे समझ में नहीं आया कि भाई क्या हो गया, मतलब इतना क्यों पूछ रहा है। मेरे बोला ठीक है बॉर्डर एरिया होगा मे भी उसके वजह से। और तब जब मैंने वहाँ के जो होस्ट थे उनसे बात करने स्टार्ट की तो भाई पता चला कि ये तिब्बत में स्पाई रह चुके हैं, इंडिया के। अच्छा, वो अंकल। अंकल
तो मैंने उनसे पूछा भी कि अंकल ये सब बता सकते हैं, बोले कि हाँ बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं रिवील कर रहा हूँ। तो एक्चुअली क्या था कि तिब्बत को चाइना ने कैप्चर कर रखा है। जो वहाँ पर चाइनीज़ आर्मी का कुक था, जो उनका पूरा उनके शेफ़ होते हैं खाना बनाने के लिए, तो वो उसमें एज अ कुक काम करते थे। अच्छा, और वहाँ से इन्फॉर्मेशन भाई आर्मी को, देते थे। तो मैं भाई रुका, उन्होंने बहुत चीज़ बताई मेरे को, कैसे कैसे इन्होंने किए कांड, वो तो मैं नहीं रिवील कर सकता, उन्होंने बहुत कुछ मुझे बताया कि इस तरीके तो वो उनका घर था आईबी ऑफिसर का? नहीं, आईबी भाई वहाँ पोस्टेड है, आईबी का तो पर वो चेक करने क्यों आए थे? वो चेक करने क्यों आए थे? उन्हें कैसे पता चला आपके बारे में? अरे यार गांव के अंदर मैं एंटर कर रहा हूँ, वो इतना सेंसिटिव इलाका, डेमचौक पे चाइना कैप ये करता है, वहाँ से एलएसी एकदम पास में है 10-15 किलोमीटर, तो भाई वो तो आएंगे ना चेक करने, उनके तरफ तो कोई स्पाई नहीं आ गया। हाँ तो भाई ऐसे जो भी सेंसिटिव एरियाज होते हैं ना, वहाँ पे आईबी तो पोस्टेड रहते हैं अपने बिल्कुल। तो वो फ्लैग वाली चीज जो आपने करी उससे लेना देना नहीं था, वो कोई भी जाता तो वो करते ही चेक? हाँ फ्लैग वाले से, और ये भी हो सकता है कि भाई क्या पता वहाँ से आर्मी ने इंटेलिजेंस दिया हो कि भाई एक बंदा आया था यहाँ पे ऐसे घूम के गया, क्योंकि जब मैं वो फ्लैग वाला काम कर रहा था तब कोई नहीं था वहाँ पे, सिर्फ मैं था राइडर अकेले। हाँ हो सकता है। तो भाई ये जो पहली कहानी है वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव की है, और ये स्टोरी मुझे भेजी है हमारे एक सब्सक्राइबर मृदुल ने। बहुत ही क्रिपी जिन हॉरर है, जो एक मुस्लिम फैमिली के साथ ये पूरी वारदात हुई है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो होता क्या है कि वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव में एक मुस्लिम फैमिली रहती है। वो जो गांव का लेआउट एक बार समझना कि बीच में मुस्लिम फैमिली का घर है, उसके जस्ट बाजू में प्लेग्राउंड है एक, उस घर के चारों ओर रास्ता जाता है, और उस रास्ते के आउटर में कॉलोनी बसी हुई है। उस मुस्लिम फैमिली का जो घर है, उसके घर के अंदर एक मस्जिद भी है। होता क्या है कि ये लोग रोज़ अजान पढ़ते हैं, आसपास के जो गांव वाले वो भी आते हैं अजान पढ़ने के लिए। जब अजान ख़त्म हो जाता है रात के 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, ये लोग ना एक दूसरे तरीके की अरेबिक अजान पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं ज़िक्र, उसको कई लोग चिल्ला भी बोलते हैं। वो जब पढ़ रहे होते हैं तो बेसिकली वो पूरा प्रोसेस होता है जिन को बुलाने का। वो लोग जिन को बुलाते हैं और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और लास्ट में जिन को फिर मुक्ति दे देते हैं। आपने ट्रेनों में देखा होगा बहुत बार कि ऐसे लगा होगा कि फ़कीर का किसी का लगा, फ़कीर का बोर्ड लगा होगा कि आपको कोई भी समस्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, कोई भूत पिशाच से अगर छुटकारा चाहिए तो आप इस पे नंबर पे कांटेक्ट करें। तो बेसिकली यही फैमिली थी जो ऐसे काम करती है। तो ये लोगों की हेल्प करते थे? लोगों की हेल्प करते थे। तो होता क्या है कि इसकी फैमिली में एक लड़का है, छोटा बच्चा, सैफ नाम है, ठीक है, 8-10 साल का होगा, और उसके पापा हैं, उसके दादाजी हैं, और सैफ की मम्मी है। पापा और दादाजी ये काम करते हैं, बहुत एक्सपर्ट है इस चीज़ में, ठीक है। अब जो सैफ लड़का है वो ना ऑब्ज़र्व करता है कि भाई मेरे बाप दादा ये काम कर रहे हैं, क्योंकि रोज़ इसके घर में ये काम होता था, तो मुझे भी चाहिए। इतने लोग आते हैं, इनको इतना मानते हैं, ठीक है, उनको एकदम सर पे बैठा के रखते हैं, तो मेरे को भी ये सारी चीज़ें चाहिए। एक चीज़ और समझना, जब वो रात में ज़िक्र होता है ना, रात को 9 से 12 बजे तक, उस टाइम पर अगर उनके घर के सामने कोई खड़ा है या फिर खड़े होकर सुन रहा है, तो ना उसको उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है बहुत बुरी तरीके से। ऐसे उनको लगता है कि उनकी बॉडी की इलेक्ट्रोलाइट पूरी ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल एनर्जी ख़त्म हो गई सारी, उस तरीके से उनको फील होता है। तो सैफ को भी चाहिए कि भाई मैं भी ये काम करूँगा। एक दिन सैफ क्या, अच्छा, जो इनके घर के बाजू में जो प्लेग्राउंड है, यहाँ पे सारे लोग खेलने जाते थे। अब सैफ भी जाता है वहाँ पे खेलने। वहाँ पर उनके एक भैया हैं, हिंदू है वो, उसका नाम है प्रत्युष, ठीक है। प्रत्युष जो लड़का है, सैफ इसको भाई भाई बोल के बुलाता है। तो प्रत्युष इससे बोलता है कि एक दिन सैफ इससे बोलता है प्रत्युष से कि भैया आपके पापा क्या करते हैं। प्रत्युष बोलता है कि मेरे पापा सरकारी नौकरी में हैं। तो बोलता है सैफ कि तो बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते होंगे। उसने बोला कि हाँ कमाते तो हैं। यहाँ पर सैफ बोलता है कि मैं ना आपके पापा से भी ज़्यादा पैसे कमाऊँगा, ठीक है। और ये चीज़ें ना लगातार होने लगे 3-4 दिन से। वो आता और ऐसे बहुत सारी ड्रीमी चीज़ें बात करता है एकदम, कि मैं ये कर लूँगा, गाड़ी खरीद लूँगा, बंगला खरीद लूँगा। लोगों ने सोचा, जो उसके साथ खेलने आते थे बच्चों ने सोचा कि भाई ये पागल हो गया है, इसको बुली करने लगे। अब बुली करने से क्या हुआ कि सैफ को थोड़ा सा लगा अंदर कि भाई मेरे को कैसे चढ़ के मेरे पे बोल रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। इसने प्लेग्राउंड में जाना बंद कर दिया। अब भाई ये अपने कमरे में बंद रहता पूरे टाइम। जो इनका घर था, जो मुस्लिम फैमिली का घर था, उसके बीच में आंगन है और आंगन के चारों साइड में कमरे हैं। तो उसका कमरा कॉर्नर में था, उसके दूसरे कॉर्नर पे उनके मम्मी पापा और उनके जो दादाजी थे उनका कमरा था। यहाँ पर सैफ ने क्या किया कि इसे ज़िक्र तो पता थी कैसे बोलते हैं, कैसे जिनको बुलाते हैं। भाई इसने रात को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, वो 9 से 12 बजे के बीच का जो टाइम होता है। अब ये पढ़ के भाई बुलाता जिनको,
ये करते करते इसको 38 दिन बीत गए, नहीं आया जिन। पर सैफ को पता था कि भाई जिन जो है इतनी आसानी से आता नहीं है, ठीक है, मुझे करना पड़ेगा और साधना करनी पड़ेगी। भाई ये और इंटेंस कर देता। और 2 दिन के बाद जब ये अपने कमरे में सो रहा था तो भाई साहब रात के कोई 1:30-2 बजे के आसपास इसे सुनाई देता है कि कोई इसके सामने खड़े होके ग्रॉल कर रहा है, गुर्राने की आवाज़ आ रही है। और ये चीज़ तब होती है भाई जब वो साधना के बीच में था। अच्छा। साधना करते करते उसको सुनाई देता है ग्रॉल कर रहा है, और ना जैसे उसने देखा इसे डर लगा भाई ये उठ के बैठ गया। कुछ दिखा नहीं उसको? नहीं था वहाँ पे। अच्छा। वो था वहाँ पे, पर दिक्कत ये थी कि उसने जो उस दिन की साधना थी वो कंप्लीट नहीं की। भाई बीच में उठ के बैठ गया ये। अब जब ये बीच में उठ के बैठा भाई, तो वो सामने से एकदम इसको देख के घुर्रा रहा है जिन। थोड़ी देर तक ऐसे ही रहा, घुराते रहा, उससे आई कांटेक्ट होती है इसकी। उसके बाद सैफ सो जाता है। नेक्स्ट डे से उसके जो कॉलोनी के लोग थे उन्होंने देखना स्टार्ट किया कि भाई ये अकेले छत पे जाता है शाम को, और वहाँ पे ना ऐसे रैंडमली किसी घर के सामने ऐसे करता है, पॉइंट आउट करता है फिंगर, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि बाजू में कोई खड़ा है उससे बात कर रहा है। उस तरीके से ये कम्युनिकेट करने लगा जिन से। यहाँ पर सैफ ने जिन को अपनी साधना से वश में कर लिया था। अब देखो भाई वो क्या करता है, उसको जब भी कुछ खाना होता उससे मंगाता, तो पैसे चाहिए वो उससे मंगाता, ला के देता सब कुछ। जब सैफ को कॉन्फिडेंट हो गया सैफ कि भाई ये जिन मेरे वश में है, मैं इसे कुछ भी करवा सकता हूँ, तब इसने फिर से प्लेग्राउंड में जाना स्टार्ट किया। प्लेग्राउंड में फिर से प्रत्युष मिलता है इसको। यहाँ पर सैफ जब पहुँचा बहुत दिनों बाद प्लेग्राउंड, तो ये एक बेंच पे बैठा हुआ था कॉर्नर में। प्रत्युष आता है इसके पास, बोलता है भाई क्या हो गया, तू आता नहीं आजकल खेलने, अपने ख्याली दुनिया से बाहर निकल आ भाई, मतलब इतना सही खेलते थे हम लोग। तो कुछ बोलता नहीं है भाई। ये ना अपना गर्दन ऐसे टेढ़ा करके सैफ, और भाई ऐसे बात कर रहा है किसी से। उसके बाजू में वो जिन था। उससे 10-15 सेकंड बात की, फिर ये प्रत्युष को पता है क्या बोलता है कि आप ना मेरे बड़े भैया को बहुत पसंद आ गए हैं। प्रत्युष बोलता है कि कौन सा बड़े भैया भाई, तू तो अकेले अपने फैमिली में। बोला कि नहीं, मेरे एक बड़े भैया हैं और आज रात को आपसे वो मिलने आएंगे। भाई साहब ये बोल के सैफ वहाँ से घर आ गया वापस। उस रात जब प्रत्युष सो रहा है रात को 2-2:30 बजे के आसपास, भाई साहब इसके विंडो के पास से वहीं गुर्राने की आवाज़ आ रही है, ठीक है। इसकी बॉडी एकदम फ्रीज हो जाती है उस समय। आंख बस खुली है इसकी, ये थोड़ा सा आंख उठा के ऐसे सर उठा के देखता है कि कौन है, और जिन इसके सामने खड़ा है। सैफ ने बोला था मेरे बड़े भैया आएंगे, और जिन इसके सामने खड़ा था। अगले दिन प्रत्युष फिर से गया प्लेग्राउंड में। उस रात तो मतलब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, ठीक है। जैसे जैसे उसने मैनेज किया प्रत्युष ने। अगले दिन जब पहुंचा प्लेग्राउंड में, सैफ आता है, बोलता है कि भैया आप मेरे बड़े भैया आए थे ना आपसे मिलने। बोलते कौन से बड़े भैया? नहीं, रात को जो आए थे ना आपसे मिलने कल, वही है मेरे बड़े भैया। इसकी फट लेती है भाई बहुत बुरी तरीके से। उसके बाद से अगले 6-7 दिनों तक ये आया नहीं, मतलब प्लेग्राउंड में जाना ही बंद कर दिया प्रत्युष ने। इसकी मतलब तबीयत ख़राब रहने लगी बहुत बुरी तरीके से। अब इसके बाद सैफ क्या करता है कि इसने सोचा कि अब मेरे को प्रूव करना है लोगों को कि मैं भी उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। उनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई रोग है, तो मैं भी जिन से ठीक करवा सकता हूँ। यहाँ पर इसने डिसाइड किया कि पर यह होगा कैसे, ऐसे तो इसके बाप है, दादा है, ठीक है, कोई इसके पास क्यों आएगा। तो इसने सोचा कि भाई मेरे को प्रूव करना है। तो इसने पता है क्या प्लान बनाया कि भाई मैं इस जिन से अपने दादाजी को परेशान करवाऊँगा, और जब वो बिल्कुल आखिरी स्टेज में चले जाएंगे, मतलब कुछ भी हल नहीं निकल रहा है, तब मैं जिनको ऐसे मतलब सबके सामने बोलूँगा कि भाई ठीक कर दादाजी को, तो ये ठीक करेगा और लोग मेरे को मानने लगेंगे। पर ये सैफ का प्लान भाई बुरी तरीके से फेल होता है। इसने जिन को छोड़ तो दिया दादाजी के ऊपर। अब दादाजी के ऊपर जब छोड़ा तो जिन उनको बहुत परेशान करने लगा, ठीक है। उनकी तबीयत एकदम बेकार होने लगी दादाजी की। वो क्या करते, दिन में चेयर पे जाके बैठ जाते घर के आंगन में, और ना एकदम सर ऐसे ऊपर करके एक टक बस ऊपर की तरफ देखते रहते। पर जैसे दादाजी खुद एक्सपर्ट थे तो वो खुद डील नहीं कर पा रहे थे। जब इनके पापा को पता चला तो उन्होंने यही सोचा कि भाई हो सकता है हम इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट करते, इतना जिन को बुलाते हैं, तो मे बी उसका साइड इफेक्ट हो, उससे कुछ किसी जिन ने कुछ किया हो। भाई ये अपनी विद्या लगा के दादाजी के ऊपर छोड़ते कि भाई ठीक हो जाए दादाजी। पर भाई वो ना इफेक्ट ज़्यादा दिन तक रहता नहीं, 2-3 दिन रहता, फिर से ये जिन हावी हो जाता है।
अच्छा, फैमिली में किसी को पता नहीं कि ये छोटा नहीं लड़का पता सैफ है, भाई, ये उस समय 38 नहीं दिन पता। तक इसने वो किया था, जिनको नहीं, एक्टिव क्योंकि किया मैंने था। बताया ना कि वो एक कमरे में कॉर्नर में उसका कमरा था, दूसरे कॉर्नर में इनका कमरा था, तो भाई रात को कमरा बंद करके वो ये काम करता। जो ये जिक्र होते हैं जैसे अजान पढ़ते हैं वो तो बिल्कुल माइक पे पढ़ते हैं ना, जिक्र जो होती है भाई बिना माइक के एकदम ऐसे चैंट करते हैं घर के अंदर बैठ के। फिर क्या होता? तो ये सीन था। तो फिर उसने दादाजी पे छोड़ा। दादाजी 1 महीने के बाद उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तब इसने अपने जिन को हुक्म दिया कि भाई जाके ठीक कर। पर मैंने बताया था कि सैफ वो जो था उस रात बीच साधना से उड़ गया था, डर के मारे बीच में छोड़ दिया था उसने। तो ये जिन को हुक्म देता भाई ठीक करो जाके, पर ये उसकी बात ही नहीं मानता। पर अब तक तो मान रहा था। नहीं, बता रहा हूँ भाई, सैफ ने बहुत टाइम से उससे काम करवाया था। मैंने आपको बताया था कि जिन जो आते हैं उनकी एक शर्त होती है कि भाई तुम मेरे से काम करवा रहे हो ठीक है, पर उनको ना बाद में मुक्ति देनी होती है। अच्छा, अब ये मुक्ति देने वाली जो विद्या थी ये सैफ के दादाजी और उसके पापा को ही आती थी। अच्छा। अब जिन से उसका जिन उससे यही बोलता कि इतना मतलब इतने दिन से मैं काम कर रहा हूँ भाई, मुक्ति चाहिए मुझे। नहीं मानी बात उसने, जिन ने इसकी, सैफ की बात जिन ने नहीं मानी। दादाजी ऑफ हो जाते हैं। अच्छा। अब सैफ ने सोचा कि भाई ये जो जिन है ना ये मेरी बात नहीं मान रहा है और शायद इसके बस की बात नहीं है किसी को ठीक करना, ठीक है। उसने एक बार और ट्राई किया कि भाई तू जाके दादाजी मेरे उनकी डेथ हो गई तो उनको ज़िंदा कर। मैंने मना कर दिया, नहीं, जिन ने। तो इसने सोचा कि भाई इसके बस की बात नहीं है, ये उतना पावरफुल नहीं है, तो मैं ना एक और साधना करता हूँ, मैं इससे पावरफुल जिन की कॉलिंग करूँगा मैं उससे, ठीक है। भाई फिर से स्टार्ट करता है। कुछ टाइम के बाद एक और प्रकट होता है उसके सामने जिन, उसी तरीके से। पर इस टाइम जो जिन प्रकट हुआ था भाई, जैसे अपने हिंदू में क्या होता है कि भूत पिशाच प्रेत और सबसे टॉप लेवल पे होता है ब्रह्म राक्षस, वैसे ही इनके में भी होता है। जिन का जो बिल्कुल टॉप वर्जन जो होता है वो आया इनके सामने, सैफ के सामने। अब 10 साल का बच्चा, उसको क्या दिमाग है यार, उसको समझ में आ नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसने भाई जिन को छोड़ दिया अपने पापा पे कि उनको जाके परेशान करो और फिर मैं ठीक करूँगा। यहाँ पे सैफ ये नहीं समझ पा रहा था कि भाई तुमको उसको मुक्ति भी देना है, वो तुम्हें नहीं आता। और उसी मुक्ति ना देने की विद्या के कारण ये सारे जिन बाद में इसको अपोज करने लगते हैं। अभी पहले वाला जिन भी एक्टिव है और ये सेकंड वाला भी आ गया। पहले वाला जिन भी एक्टिव था, उसको मुक्ति तो मिली नहीं थी, ये और गुस्सा हुए पड़े सैफ पे, है ना। तो इसने अपने पापा पे छोड़ा, पापा की तबीयत वैसी ख़राब हुई, 1 वीक के अंदर इसके पापा भी ऑफ हो जाते हैं। तो जो नया वाला जिन था उसने भी बात मानी ही नहीं इसकी। मतलब इसने कोशिश की कि मेरे पापा क्या कहते हैं जब डेथ हो गई उनके तो उसको ज़िंदा करे, तब भी नहीं मानता ये बात। अब सुनो भाई असली खेल क्या होता है। अब जो सैफ था इसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी, ठीक है। दो जिन पहले ही इससे एकदम उखड़े पड़े हैं। इसने मतलब इसकी जो फैमिली थी, फैमिली में से इसकी मम्मी बची थी और इसके एक चाचा थे दूर के। इन दोनों ने सैफ को लेके हॉस्पिटल गए, डॉक्टर के पास, ठीक है। डॉक्टर के पास गए, वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि इसको एडमिट करना पड़ेगा। 3-4 दिन तक सैफ एडमिट रहा। उसके बाद क्या होता है कि एक रात कॉल आती है इनके घर पे हॉस्पिटल से, भाई जो ये सैफ लड़का है ये ना एक बेड से दूसरे बेड पे छलांग मार के पहुँच रहा है। यहाँ पे जो भी हॉस्पिटल के स्टाफ उनको बहुत परेशान कर रहा है, किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो आप लोग इसको लेके जाइए। तो जैसे तैसे कुछ भी करके सैफ को फिर घर लेके आते हैं। घर लेके आए तो उसके बाद फिर इन्होंने सोचा कि इनको पता चल गया कि भाई ये नॉर्मल चीज़ें नहीं है। इन्होंने फिर सैफ को एक झाड़ फूँक करने वाले उनके पास लेके गए, दिखाने के लिए कि भाई क्या है। तब उन्होंने बोला कि भाई जो आप सैफ को सामने देख रहे हो ना, इसका बस शरीर ही है सामने, इसके अंदर इसकी रूह भी नहीं है। सैफ के शरीर में बहुत सारे जिन्नादों ने अपना कब्जा कर लिया था, क्योंकि इसने लगातार कैसे 38-40 दिन तक रिसाइड किया और उससे बहुत सारे ऐसे एक्टिव हो गए थे। तो उन्होंने सैफ के शरीर को अपना घर बना लिया था भाई। तो सोल उन्होंने अपने वश में कर ली उसकी एक तरीके उसकी रूह निकल गई थी, सैफ की जो रूह थी अपनी वो निकल गई थी उसकी बॉडी से। उन्होंने बस ये बोला कि अब पर ऐसा पॉसिबल है कि जैसे खुद की रूह निकल जाए लेकिन फिर भी भाई वो तो है, तो जिन के तो हो सकते हैं भाई, जिन के केस में भाई जिन बहुत पावरफुल चीज़ है यार, इसको तो मतलब नहीं। बट ये तो होता है कि भाई अपनी सोल भी है लेकिन कब्जा करा हुआ है, बट ये थोड़ा अनबिलीवेबल है कि उसकी रूह ही नहीं है उसमें अंदर। अभी आपको पता चलेगा कैसे नहीं है। फिर क्या होता है कि उन्होंने बोला कि इसको छोड़ दो अपने हाल पे, ठीक है। ये लोग इसे वापस घर लेके आता है। इन्होंने सोचा कि इसको घर पे भी नहीं रखते, तो इन्होंने सैफ को उठा के मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया।
एडमिट करके वापस आ गए। मतलब कोलकाता के साइड में कहीं पे किया था एडमिट, उसके बाद वापस आए। कुछ टाइम के बाद कॉल आता है इनको घर पे कि भाई जो सैफ है इसकी डेथ हो चुकी है, आप लोग आके ले जाइए। ये लोग मतलब आज जैसे कॉल आया तो उसके अगले दिन पहुंचते हैं, तब तक सैफ की बॉडी को स्टोर करके रखा गया था। भाई जब उसकी बॉडी निकाली गई, जब ये लोग पहुंचे वहाँ से मॉर्ग से उसकी बॉडी निकाली गई, तो भाई ये देखते हैं कि इसके जो बॉडी के जो मांस है ना, वो सारे एक स्टिकी एलिमेंट से अटैच्ड है, सड़ चुकी है पूरी बॉडी। और बाहर निकलते ही मतलब कट कट के उसके मांस के टुकड़े गिरने लगे, और उसमें से जब वो गिर रहे थे तो उसके साथ साथ भाई बड़े बड़े ऐसे कीड़े उसके बॉडी से ज़मीन पे रेंग रहे। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।